हमारे साथ जुड़ रहा है मेजर रिटायर्ड समरपाल तूर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट पीओजेके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद, नेता पीएमएलएन हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं अमजद अयूब मिर्जा के साथ। मिर्जा साहब, क्या पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया है? एक आंकड़ा तो यह बताता है कि टीटीपी ने 2006 के बाद से अब तक 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या की है। एक आंकड़ा यह बताता है कि 2024 में टीटीपी ने 1,758 छोटे बड़े हमले किए, जिसमें स्नाइपर हमले, गोरिल्ला हमले, घात लगाकर हमले, ग्रेनेड हमले। और अब वहां के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई हम फन उठाने नहीं देंगे। अरे भाई, वो फन उठा नहीं रहा, उसने फन उठा के आपको आधा निगल लिया है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हम फन नहीं उठाने देंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जो आएगा हम उसको कुचल देंगे। आप कुचलेंगे क्या? खाक आपको आधा कुचल को निपटा चुका है टीटीपी। मिर्जा साहब। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए ये टीटीपी को शिकस्त नहीं दे सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो अफगानिस्तान है वहाँ तालिबान है, उनसे ये जंग नहीं कर सकते। करेंगे तो मुंह की खाएंगे, बहुत बुरी शिकस्त होगी और पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। उसकी वजह ये है कि ये पश्तून हैं, टीटीपी वाले भी और तालिबान अफगानिस्तान के जो है वो भी, ये पश्तून हैं। और पश्तूनों की अगर केपीके से बाहर सबसे बड़ी आबादी जो है वो कराची में है। और कराची जो है वो पाकिस्तान का समझ लें कि इकोनॉमिक पावर हाउस है, पोर्ट है, और वहाँ से बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को रेवेन्यू आता है मुख्तलिफ शक्लों में। तो अगर ये टीटीपी चाहे और ये इनको ज्यादा तंग करें तो ये इनको कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान आर्मी को हिट कर सकती है। आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लीडर हैं डॉक्टर अला नजर बलोच, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी ने हमारे अफराद को जबरी लापता करना बंद ना किया तो हम पंजाब को भी टच करेंगे। तो ये फैल रही है आग चारों तरफ आग से। तो फैल ही रही है मिर्जा साहब, तो लेकिन जंग तो बड़ी दूर की बात है। इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है? मैंने कहा था जी, इतनी बुरी मार तो अमेरिकियों को भी नहीं पड़ी, इतनी बुरी मार तो तालिबान से रूस को नहीं पड़ी, इतनी बुरी मार किसी और को नहीं पड़ी जितनी बुरी मार इनके अपने इनको ठोक रहे हैं। मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। सर, अगर आपके सामने मैं आंकड़े रखूं तो टीटीपी और बीएलए ने कुल मिलाकर 1,758 हमले किए हैं। इतना मार मारा इनको, इतना मार मारा है कि इसमें 1,284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और दावा ये कर रहे हैं भाई साहब, मुनीर साहब, कि हम इनको फन नहीं उठाने देंगे, इनको कुचल के रख देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। जबकि बर्बादी की कहानी टीटीपी ने पाकिस्तान के लिए पहले ही लिख दी है। देखिए विवेक, मैं इसका सरल तरीके से ऐसे व्याख्या करूंगा जी कि पिछले 3-4 दिन पहले ही बलूचिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है खेजदार करके, जिला है खेजदार, जहां पे जेहरी करके एक टाउनशिप है। पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ से, छोटी छोटी पहाड़ियों से। वहां से पूरी पाकिस्तानी सेना को बीएलए और टीटीपी ने खदेड़ दिया है। उनकी पुलिस वहां से भाग चुकी है। इस जेहरी टाउनशिप का पूरा लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में बीएलए और टीटीपी के पास है। और इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि जो डिफेंस टीटीपी ने और बीएलए ने इन पहाड़ियों के ऊपर अब ले लिए हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। इनकी इस कोशिश के अंदर भी कल ही 10 के करीब इनके सैनिक अगवा किए गए हैं बलूचिस्तान के अंदर। मिर्जा साहब इस बात की डेफिनेटली ही विल साइड बाय माय स्टेटमेंट। कल 10 बंदों का किया गया है, इनमें से एक ऑफिसर भी है, और उसके कपड़े उतार करके, उस ऑफिसर के कपड़े उतार के उसकी परेड कराई गई है अपने लोगों के बीच में। यानी मामला वहां तक पहुंच चुका है नफरत का कि जो अब पीछे शायद रिवर्स गियर लगना बहुत मुश्किल है। याहिया खान ने शुरू किया था ये गेम, और परवेज मुशर्रफ ने भुक्ति को मार करके इसका पूरा काम तमाम कर दिया कि कभी भी पाकिस्तान के साथ में बलूचिस्तान
पूरे तरीके से आएगा। आज बलूच के अंदर देखिए, जो मरी कम्युनिटी थी या बख्ती कम्युनिटी थी, ये लोग नहीं है इनके लीडर या इनके जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जिनको ये लोग आपने बहला फुसला के कुछ पार्लियामेंट में लेके एमपी बना के पैसे दे के उनको एक तरीके से वहां प्रोजेक्ट करते थे लीडर्स के, वो अब नहीं है। अब आज की तारीख में वो लीडरशिप इज गॉन, डेड। अब वहां पे पढ़े लिखे यूथ सामने आ रहे हैं, और जो पढ़ा लिखा युवा है बलूचिस्तान का, वो कहता है कि हम ना तो इन लॉर्ड्स को मानते, ट्राइबल लॉर्ड्स को मानते हैं जिनको आप आज तक इस्तेमाल करते आए, और ना ही हम पाकिस्तान को मानते हैं। हमें तो हमारा देश वापस चाहिए। आपने कैसे चीन को हमारे देश के अंदर ग्वादर पोर्ट दे दिया, कैसे चीन के लिए आपने सीपैक बना दी, कैसे आप यहां से गोल्ड माइनिंग कर रहे हैं, कैसे आप यहां पे इतना मटेरियल निकाल के लेके जा रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे बलूचिस्तान में जीरो। अब रही बात, देखिए आर्मी का, जो पाकिस्तान आर्मी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं ये आर्मी अब लाला बन चुकी है। आर्मी फाउंडेशन के नाम से के नीचे अनेकों बिजनेस के काम। दुनिया की कोई भी आर्मी इतनी मार नहीं खाती हुई जितने पाकिस्तानी आर्मी मार खा रही है। इसका रीजन क्या है? मैं इसके बाद समरपाल तूर सर के पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, रीजन बहुत सिंपल है। भारत के साथ में ये अपने देश के अंदर लोगों को ये दर्शाने के लिए कि देखो भारत से खतरा है, भारत से खतरा है, इन्होंने अपना वजूद बना के रखा, और उस पर्दे के पीछे जितना पाकिस्तान को लूट सकते थे, इनके जनरलों ने, इनके अफसरों ने लूटा, और लूट लूट के बाहर चले गए। रिटायरमेंट हुआ नहीं कि बाहर। और ये लोगों ने इस देश को, पाकिस्तान को इतना ज्यादा बर्बाद किया इकोनॉमिकली कि आज पाकिस्तान 138 बिलियन डॉलर के कर्ज के अंदर आ चुका है। रही बात इनकी आर्मी की जो लड़ने की क्षमता है, हमारे साथ में थोड़ा बहुत हम इनको पीट पीट के ट्रेनिंग देते थे, लेकिन जब से इन्होंने बॉर्डर पे सीज फायर किया है, क्योंकि इनको मालूम है कि दूसरी तरफ दुरंत लाइन पे अफगानिस्तान है, तो इन लोगों का तो फौजी वाला काम बंद ही हो गया। अच्छा, मैं जा रहा हूं समरपाल तूर सर के पास। समरपाल सर, ये सवाल है कि भाई यूक्रेन भी रशिया के सामने, रशिया इतनी बड़ी ताकत है, उसने 2 साल मोर्चा संभाल लिया, ये टीटीपी के सामने बिखरे पड़े हैं। कोई नौकरी से रिजाइन कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई कह रहा है मुझे माफ करो मैं नहीं लड़ रहा टीटीपी से, कोई कह रहा है मुझे माफ करो मुझे घर जान दो मैं तालिबान से नहीं लड़ सकता। ये कैसी आर्मी है? मतलब किस तरह का मामला चल रहा है? ये तो पूरी लाला की दुकानदारी कर रखी है। सीमेंट बेचेंगे, राशन बेचेंगे, और पता नहीं बिस्किट बेचेंगे, बेकरी बेचेंगे, क्या क्या बेचेंगे। लड़ने की बारी आती है तो टीटीपी के सामने हथियार डाल देते हैं। देखिए विवेक, जहां तक बीएलए का सवाल है, वो सन 2000 से ये फॉर्म हुए थे, और आप समझ सकते हैं कि सन 2000 से कितने मासूम बच्चे और औरतें और नौजवान गायब किए गए हैं बलूचिस्तान से। और इसी कारण किए गए हैं क्योंकि बलूचिस्तान आज की तारीख में सबसे बड़ा गैस रिजर्व एंड मिनरल रिसोर्सेज का रिजर्व बन चुका है। तभी इसके ऊपर चाइना की मेन फोकस बलूचिस्तान पे है, ताकि वो इसकी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज को प्लंडर कर रहा है। और हम प्लंडर का शब्द इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई सरकार किसी स्टेट की रिसोर्सेज को यूज करे पर वापस उस स्टेट को प्रोग्रेस ना कराए, उसमें उसका पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, सड़कें ना बनाए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान ना प्रोवाइड कर सके, बेसिक स्कूलिंग, मेडिकल फैसिलिटीज, बिजली जैसी चीज भी नहीं दे पा रहे, पर वहां से करोड़ों और अरबों रुपए से रिलेटेड मिनरल्स को ये अपने चीनी दोस्तों को दिए जा रहे हैं। तो इस कारण बलूचिस्तान आज की तारीख में एक फेल्ड स्टेट करार कर दी गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसके साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है, और अब जाहिर सी बात है कि जब वहां पे स्कूल नहीं है, उनके बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है, तो वहां पे वैसी पॉपुलेशन कम थी। नहीं, लेकिन तूर साहब वो तो ठीक बीएलए की बात हो गई, लेकिन मैं कह रहा हूं भाई एक ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी जो होती है वो आर्मी की तरफ बिहेव करती है ना। आपके 2024 में ही लगभग 1300 सैनिकों को टीटीपी ने निपटा दिया। 1-2 नंबर्स थोड़ी है सर कि 5, 10, 15, 20, 50। जान तो खैर एक भी बेशकीमती होती है, जान होती है, लेकिन ये कैसी आर्मी कि भाई आपने 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया और लगभग 1800 अटैक किए।
और मैं इसमें सिविलियन कैजुअलिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद मुनीर साहब आज जागे और कह रहे हैं कि भाई चुन चुन कर बदला लेंगे, हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। अरे भाई आप झुक भी गए, रुक भी गए, थक भी गए। आपने तो ऐसा लग रहा है सरेंडर कर दिया है। आपने कैसे 1300 पाकिस्तानी सैनिकों को मरने के लिए छोड़ा? देखिए विवेक, इनकी मिलिट्री इतनी वास्ट या बड़ी नहीं है कि यह अपनी मैन पावर को वहां पे डिप्लॉय कर सके। तो इनको मैन पावर की बहुत बड़ी किल्लत है। तो ये क्या करते हैं, वहां के जो लोकल जो यूथ है उनको एम्प्लॉय करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेट फोर्सेस, जैसे कि टेरिटोरियल आर्मी का कंसेप्ट है। तो वहीं के लोकल नौजवानों को ये आर्मी के तौर में शामिल करते हैं, पर उनके पास इतनी पावर्स नहीं होती, ना ही उनका वेपन प्रोफाइल इतना तगड़ा होता है, ना ही उनकी ट्रेनिंग एक पाकिस्तान मिलिट्री के स्तर पे की जाती है। पर ये मेनली इसलिए क्रिएट किए जाते हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और इन नौजवानों को उस इलाके का अपने मतलब एट द बैक ऑफ देयर हैंड उन्हें रटा हुआ है कि कौन सी पगडंडी, कौन सा इलाका, कौन सा गांव, सब कुछ उन्हें पता है। अब क्या हुआ है कि जितने भी पश्तून थे उन्होंने अभी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बलूचियों और पश्तून के खिलाफ जो आम आवाम है उनके खिलाफ जाने से इनकार कर दिया। तो पाकिस्तान आर्मी ने क्या किया, इनको हाथ पैर बांध के, इनकी आंखों पे पट्टियां लगा के ट्रकों में लोड किया। हाँ। और अभी हमें पर नहीं है कि इनके साथ अभी क्या हुआ है, या फिर इन पे म्यूटिनी का केस चलेगा, या इनको या तो मैस ग्रेव्स की तो अब वहां पे ट्रेंड है बलूचिस्तान और ये जो बॉर्डरी इलाके अफगानिस्तान में जी। तो पता नहीं क्या अंजाम हुआ है और ह्यूमन राइट वायलेशंस कितनी हुई है। हमें अभी भी वी आर क्लूलेस और वी आर ट्राइंग टू ट्रैक कि उन ऑफिसर्स और जवानों के साथ क्या अंजाम दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो जेनोसाइड इन्होंने इतनी टाइम से करते आए हैं, अब पाला ऊपर जा चुका है पानी का और गुस्से का। देखिए जनता ने हथियार उठा लिया एंड इट इज अ सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर। ये नहीं है कि सिविल वॉर नहीं है, सिविल डिसोबीडियंस है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, ना ही वहां पे कोई टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, तो वहां की जनता ने हथियार उठा लिए और वो अफगानिस्तान के पक्ष में है। तो जो हम देख तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसमें से आप हैरान मत होइए कि बीएलए के काफी ऑपरेटिव्स इसके अंदर मिक्स होकर ऑपरेट कर रहे हैं। और अब देखेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं सर, हो गया, चाइनीज इंजीनियर्स पे हमले हो रहे हैं, ये एक मैसेज दे रहे हैं आउट डेस्परेशन। पाकिस्तान की सरकार ना ही उनकी मिलिट्री पे कोई फर्क पड़ रहा है, और ये बहुत ही मिसकंसेप्शन में है। क्योंकि देखिए जब तालिबान लड़ाई के मैदान में उतरेगा दीमक की तरह, वो अच्छे अच्छे महलों को उसने खत्म कर दिया है, उसने रूसियों को निकाह खदेड़ दिया, उसने वर्ल्ड पावर यूएसए को भी खदेड़ दिया। तो देखिए ये मतलब इट विल नॉट बी फेयर अगर पाकिस्तान की आर्मी बोले कि ये इनको खदेड़ देगी और इनको खत्म कर देगी, ये तो होने नहीं वाला है। इसका डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ही निकलेगा। बट आज की तारीख में यूएन हैज टू हैव अ एक्टिव रोल इन दिस। द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वेक अप टू दिस बिफोर इट इज टू लेट। क्योंकि देखिए अभी जैसे अमजद अयूब खान जी ने मेजर साहब, इन्होंने इस दुनिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स दे दिए। इन्होंने खूब सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिए, भर भर के थोक के भाव में ले जाओ। इन्होंने बड़े बड़े टेररिस्ट दिए, इन्होंने उन टेररिस्टों को घर भी दिया, सेफ हाउस भी दिया। इन्होंने पूरी दुनिया में यूरेनियम सप्लाई भी कर दिया, पता नहीं किस चीज को बेचा, वहां से निकाल के किसको दिया, किसके पास है, अब भगवान जाने उसका अंजाम क्या होने वाला है, वो किसके हाथ पड़ेगा, कहां फटेगा, कहां गिरेगा, कहां डर्टी बम बनेगा। इसके अलावा इन्होंने दुनिया के कुछ मुल्कों को परमाणु ताकत भी दे दिया, और उसमें कादिर खान का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये एक रोग स्टेट है कंप्लीटली, ये बात तो साफ हो चुकी है। लेकिन इसी रोग स्टेट को वहां के लोग खाने पे तुले हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा हमारे साथ आ गए। मिर्जा साहब, ये जो आसिफ मुनीर कह रहे हैं कि हम टीटीपी को 2 मिनट में संभाल लेंगे, क्या ये 2 मिनट में संभाल पाएंगे टीटीपी को? जो टीटीपी 2007 में बना, आप उसका पिछले 17 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, और अब आप कह रहे हैं कि भाई बहुत मजबूती से जवाब दिया जाएगा। नहीं, टीटीपी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। पश्तून बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है,
और ये इसलिए इनका कुछ नहीं बिगड़ सकता कि ये एलियन नहीं है। ये कोई टीटीपी वाले जो है, ये कोई बाहर दूसरे सूबे से आके नहीं लड़ रहे, ये अपने घर में लड़ रहे हैं। यानी कि ये पश्तून है, ये इनके रिश्तेदार हैं, लोकल आबादी के साथ इनका बड़ा गहरा कनेक्शन है। और आपको पता है कि जो गुरिल्ला वॉर होती है उसके लिए ये फंडामेंटल होता है कि आपको ट्रेन का पता हो, यानी इलाके का, और लोकल जो है वो आपको सपोर्ट करे। उसके बगैर गुरिल्ला वॉर नहीं लड़ी जा सकती, कामयाब नहीं हो सकती। तो ये जब जाते हैं वहां मारने, तो वो जो तहरीक तालिबान के लोग हैं, टीटीपी वाले, वो लोकल आबादी में घुल मिल जाते हैं। आप कैसे पहचानेंगे? वो को वर्दी पहन के थोड़ी बैठे होते हैं वहां पे। तो ये नहीं जीत सकते टीटीपी से। बल्कि जैसे अपना तूर जी कह रहे हैं, समर तूर जी, ये अब वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है, यूएन भी मैं समझता हूं कि उसके हाथ से भी काम निकल गया है। ये तो अब सिक्योरिटी काउंसिल का जो है इजलास होना चाहिए, और उस इजलास में ये बात तय होनी चाहिए कि क्या किया जाए। देखिए, पाकिस्तान के हाथ से पाकिस्तान खुद निकल रहा है। आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो एयरपोर्ट है वो दे दिया जाएगा तुर्की को, 15 साल के लिए एयरपोर्ट दे रहे हैं। तो मतलब है ये इस किस्म की चीजें वहां पे चल रही हैं, और बेच रहे हैं, लूट रहे हैं हुक्मरान तबका। वो तो सीरियस ही नहीं है टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो एक रोग एलिमेंट पाकिस्तान आर्मी का, वो न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर नजर रखे हुए है कि इसको कैसे बेचा जाए, चोरी किया जाए। पूरा एक माफिया जो है वो चल रहा है। तो टीटीपी के लिए जो एक होमोजीनियस आर्मी चाहिए वो नहीं है। एक जो जज्बा चाहिए कि जो फौजों का जज्बा होता है लड़ने का, मरने का, खून बहा देने का, वो जज्बा इस आर्मी में नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के जज्बा है, मुनाफाखोरी का जज्बा है, लेकिन जंग लड़ने का जज्बा इनमें नहीं है। रिश्वत खाते हैं ये छुट्टी लेने के लिए, सिपाही से लेकर सूबेदार तक जो है ये एक दूसरे को रिश्वत दे के तो छुट्टी लेते हैं। मतलब है ये पूरी फौज जो है करप्ट हो चुकी है। इसलिए टीटीपी का ये मुकाबला नहीं कर सकते। ये बीएलए क्यों जीत रही है? क्योंकि बीएलए को लोकल आबादी की सपोर्ट हासिल है। तो ये नहीं जीत सकते। ये अब वी नहीं, आर फिर इन हेडिंग धमकियों की टुवर्ड्स वजह एंड ऑफ क्या है? पाकिस्तान। और नहीं, ये या तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, या तो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, अपनी कुर्सी की चिंता है। कुर्सी भी बचा रहे हैं, लेकिन कुर्सी बचाने से ज्यादा ये क्या कर रहे हैं कि ये पैसा बाहर भेज रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज और दूसरे दुबई वगैरह और दूसरी कंट्रीज में। क्योंकि उनको पता है कि किसी भी वक्त जो है यहाँ से भागना पड़े, तो पैसा जो है और जायदादें ये बाहर बना रहे हैं, ये उसमें बिजी हैं। कुर्सी तो बचे या ना बचे, पाकिस्तान में तो कुर्सी का कोई पता नहीं होता कि कब आई और कब गई। जी। लेकिन जब आ जाए तो फिर पहला काम ये होता है कि पाकिस्तान के खजाने लूटो, अवाम के ऊपर टैक्स लगाओ, उनको लूटो, बिजली के बिलों के जरिए जो भी है, जो बाहर से लोन आ रहा है उसमें से जो है वो माल बनाओ, जो ठेके उनमें से माल बनाओ, सी पैक के ठेकों में से माल बनाओ, और उसके बाद जो है वो सारा पैसा बाहर पहुंचाने का ठीक है, आपने चैनल बनाओ, ये माल बनाने में बिजी रहते हैं, और हाँ। इतिहास इस बात का गवाह है। अब ये माल कहां से बना रहे हैं? मैं कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। वैसे इसका नाम पाकिस्तानी आर्मी नहीं, ये माल बनाओ आर्मी होनी चाहिए, क्योंकि अपने सैनिकों की सुरक्षा तो कर नहीं सकते। ये माल बनाओ आर्मी कैसे है भैया? इन्होंने खोली दुकान फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान अस्करी बैंक लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान फौजी फूड्स लिमिटेड, इन्होंने खोली दुकान अस्करी सीमेंट। अच्छा, एक सीमेंट पहले बना रहे फौजी सीमेंट, एक और सीमेंट कंपनी आ गई अस्करी सीमेंट लिमिटेड, अस्करी फ्यूल्स, नेशनल लॉजिस्टिक सेल, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अच्छा, ये हथियार भी बनाते हैं। फौजी फाउंडेशन, डिफेंस हाउसिंग, अच्छा घर भी बनाते हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। मतलब ये पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, घर, सीमेंट, मकान, दुकान, राशन पानी, आटा चावल दाल तेल पानी सब ले लो, काम कुछ नहीं करना है, बस दुकानें चलानी है। और पैसा जो है उसको बाहर भेज दो, लंदन में मकान खरीद लो, और बाकी जो सैनिक हैं उनको मरने के लिए बलूचिस्तान भेज दो, खैबर पख्तूनख्वा भेज दो। कर्नल दिनेश नैन। और यही नहीं विवेक,
अभी लेटली जितनी भी फर्टाइल जमीनें हैं पाकिस्तान आवाज नहीं आ रही। जो पाकिस्तान की जो फर्टाइल जमीनें हैं वो सब भी अब पाकिस्तान आर्मी ने अपने कब्जे में लेनी शुरू कर दी लीज के ऊपर, यानी खेती बाड़ी भी यही करेंगे। अच्छा, देखिए जहां तक सवाल है पाकिस्तानी आर्मी का, ये अब हम इसको काफी प्रोफेशनल आर्मी मानते थे, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज से करीब 2 दशक पहले तक, जब तक इसके अंदर मुशर्रफ ने आकर के कंट्रोल किया, और मुशर्रफ के जाने के बाद से लेके अब तक तो हालत बहुत बुरे हो चुके हैं। जो भी जनरल आए, जो भी चीफ आए, उनका एक ही मकसद रहा, कैसे यहां से ज्यादा पैसा लूटा जाए और विदेशों में भेज के अपने बच्चों को और अपने लिए एक अच्छा आलीशान महल खड़ा किया जाए। यही इनकी जो है हमेशा हो रही। और एक बात और, ये लोग आपस में एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं, यानी अगर आपने चोरी की कोई बात नहीं, आप लो जाओ, अगला नंबर मेरा है, तो मैं जब चीफ बनूंगा या मैं जब कोर कमांडर बनूंगा तो मैं करूंगा। बलूचिस्तान के अंदर विवेक, इतना ज्यादा ब्लैक में तेल आता है ईरान की तरफ से, इतना ज्यादा वहां पे अफीम और इतना ज्यादा वहां पे ये स्मगलिंग होता है चीजों का, कि वहां का जो कोर कमांडर है वो तो एक तरीके से आप लगा लीजिए 2 दिन में शेख बन जाता है। अब रही बात, देखिए इनका आर्मी का ये हाल जो हो रहा है, टीटीपी के सामने ये कमजोर क्यों है? देखो मैं थोड़ा सा इसको ना, आपको इसको विवेक थोड़ा सा 2 दशक पीछे ले जाना चाहूंगा, 3 दशक पीछे। जब रशिया ने अटैक किया तो सऊदी अरब से लेके सभी जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, उन्होंने यहां पे अपने मुजाहिद भेजने शुरू किए, यहां पर जो है लश्कर भेजने शुरू किए। वो पाकिस्तान में आते थे, और पाकिस्तान में आने के बाद मैं बताऊं उनका सबसे मेन ठिकाना लड़ाई में जाने से पहले क्या होता था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद की लाल मस्जिद, और उस लाल मस्जिद के अंदर मौलाना अजीज और मौलाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अजीज तो उसका ब्रदर, छोटा ब्रदर था रशीद, मौलाना रशीद जो थे, ये दोनों इन सब लोगों को जो कि हजारों की संख्या में ट्रेनिंग करते थे, ये सब यहां से अपना इस्लाम का पाठ लेकर के अफगानिस्तान में जाते थे। और धीरे धीरे ये लाल मस्जिद इतनी मजबूत हो गई कि इन्होंने एक टाइम पे फॉरेनर्स को भी ये बोलना शुरू कर दिया था कि आप मैसाज नहीं करा सकते इस्लामाबाद के अंदर, चाइनीज को एब्डक्ट कर लिया था। और जब चाइना ने इनको डंडा दिया मुशर्रफ को, तो इस लाल मस्जिद के ऊपर एक्शन हुआ था। लेकिन इस मस्जिद को एक्शन होने से पहले इतने पश्तून, इतने पठान यहां से ट्रेनिंग लेके जा चुके थे टीटीपी के, या कह लीजिए तालिबान के, कि आप उसका कोई गिनती नहीं थी। और जब इन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू किया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होकर आई सामने, जिसका नाम था पश्तून तहफुज मूवमेंट। आज की तारीख में मंजूर पश्तूनी जो उसके लीडरशिप कर रहे हैं। और इस पश्तून मूवमेंट ने पूरी डोरंड लाइन के साथ साथ वजीरिस्तान से लेकर के नॉर्थ और साउथ ले लो, खैबर पख्तूनवा ले लो, स्वात वैली ले लो, और यहां तक की जो खुशदार डिस्ट्रिक्ट है आपका बलूचिस्तान का, यहां तक विवेक ये सारे के सारे पठान बैठे हैं। और इन पठानों के अंदर अब वो जो जज्बा लड़ाई का, रशिया से, अमेरिका से, इन सब से लड़ने के बाद ये ऐसे कट्टर लड़ाके बन चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने जो आज आप कह रहे हो आसिम मुनीर ने जो वक्तव्य दिया है, एक्चुअली हुआ क्या है कि अली अमीन गंदापुर जो चीफ मिनिस्टर है केपीके का, उसने घेरा इसको, पाकिस्तान की जो आज की तारीख में क्या कहते हैं कठपुतली सरकार है और सेना को, और उनसे पूछा कि जिस तरीके से आप मार रहे हो, बम्बार्डमेंट कर रहे हो, रॉकेट्स मार रहे हो, अगर ऐसा करते रहे तो फिर इसका जवाब आपको देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त इरशाद अहमद जी जुड़ रहे हैं। इरशाद अहमद जी पाकिस्तान से, नेता PMLN, बहुत इस्तकबाल करते हैं सर आपका। आज की डिबेट में आपके सेना प्रमुख का एक बयान आया जो मैं कोट करना चाहूंगा। इरशाद अहमद जी, अगर मेरी आवाज आपको आ रही हो तो मैं इरशाद करना चाहूंगा कि जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उनकी नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम हो जाएगी। तो मैं इरशाद अहमद जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो जनरल आसिम मुनीर कह रहे हैं कि भाई दुश्मनों को सख्ती से जवाब दिया जाएगा, तो जो हमले में कुल पाकिस्तानी मारे गए 2024 में 1284, भाई उनका क्या? उन्होंने आपका कौन सा गाय खोल लिया था? उन्होंने आपकी कौन सी संपत्ति जायदाद रख ली थी कि आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, और आज आप जागे हैं और कह रहे हैं कि हम इनको जवाब देंगे?
अब तक आपके 1661 पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए 2024 में। भाई उसका क्या? तो आपके ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये तो लगता है कि कुछ हाई क्वालिटी वाला अफीम इनको मिलता होगा टीटीपी एरिया से और उसको लेके सोते होंगे, क्योंकि इतना नुकसान होने के बाद अगर इस तरह का बयान आ रहा है और इस तरह के खोखले बयान आ रहे हैं तो ये बहुत टेंशन की बात है। मेजर साहब, ये आदमी या तो प्योरली व्यापार में लगा हुआ है, अपना एसेट बना चुका है, लंदन अमेरिका जहां भी बनाना हो, और यहां से निकलने की तैयारी में आसिम मुनीर ने पूरा सेटअप कर रखा है। मेजर साहब देखिए विवेक, अब ये जायज सी बात है कि एक बहुत ही फेमस क्रेडिट कंपनी है क्रेडिट सूसी। जी तो क्रेडिट सूसी जो बैंक है, इसने खुलासा किया था कि सबसे ज्यादा जो पैसा आ रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से है, वो ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, इन्फ्लुएंस, ड्रग पेडलिंग, नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, तो ये जो अलग अलग तरीके हैं यहां से आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो फंडिंग आती है, पैसे आते हैं, ये स्विट्जरलैंड के जो प्राइवेट बैंक्स हैं जिसमें राइट टू प्राइवेसी है, वो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी रिटायर्ड जनरल्स के नाम पे है, सीनियर कर्नल्स के नाम पे है। दूसरा, जो भी सीपेक में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान मिलिट्री ऑफिसर्स के नाम पे ही कंपनीज खुली हुई हैं। क्योंकि जिस एरिया में जॉनसी इनकी यूनिट्स को डिप्लॉय किया गया है, उन्हीं की यूनिट के ही जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेड कमांडर्स होते हैं, इन्हीं के नाम पे ही ये रजिस्टर करते हैं, या इनके रिलेटिव्स के नाम पे कंपनियां रजिस्टर होती है, और ये उसी इलाके में फिर अपने बंदे लेके आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और सारा सरकारी पैसा इन्हीं की जेब में आ रहा है। तो देखिए, जो मर्जी कर लीजिए आप, या तो कान सीधे हाथ पकड़े या उल्टे हाथ पकड़े, पैसा एक ही जगह जा रहा है, वो है पाकिस्तान आर्मी के पास। और बदले में पाकिस्तान आर्मी ये सारा का सारा पैसा फॉरेन के बैंक्स में पार्क कर रही है, उनको वहां पे सेफ हेवन प्रोवाइड करके रखा है इन पैसों को, और पाकिस्तान की इकोनॉमी अब ना के बराबर है, क्रैश हो चुकी है। तो देखिए कि जब खुद के ही मुल्क के जो सके ना हो सके, जो रक्षक ही बने भक्षक वाली बात हो गई, तो अब आप बताइए कि कितनी देर और कितने आगे साल तक ये पाकिस्तान मिलिट्री कब तक होल्ड करेगी। और सिविल वॉर इमिनेंट है, क्योंकि देखिए, जब हम सियाचिन में पोस्टेड थे तो हम इंटरसेप्ट सुनते थे जी, वायरलेस इंटरसेप्ट, तो उसमें इनकी तनख्वाहें, जो इनके वारंट अफसर हैं, जेसीओ साहिबान हैं, इनकी तनख्वाहें नहीं समय पे आती, इनके जवान छुट्टियों के लिए तरस जाते हैं, इनके पास मैन पावर पूरी नहीं हो पाती है, बल्कि वहां पे जब ये डिप्लॉय होते थे तो इनके पास कोई क्लोथिंग नहीं होती थी, ये अपने पूछ और जो इनके जो शॉल हैं जो बनते हैं, तो पश्मीना शॉल वगैरह वही ओढ़ के, और ट्रैक सूट्स भी रहते थे, इनके पास कोई प्रॉपर वर्दी में नहीं रहते थे पूरे टाइम। तो हम इन्हें ऑब्जर्व करते रहते थे, तो इनकी इंटेग्रल हालत पहले ही बहुत खराब थी, और मुझे लग रहा है कि द फॉल ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज टोटली बिकॉज ऑफ देयर फेल्ड ऑफिसर्स एंड लीडरशिप। एक नाम है नूर वली मसूद, कर्नल दिनेश नैन। इसके बाद मैं मिर्जा साहब आपके पास आ रहा हूं। ये जो नूर वली मसूद है ना, मैं सुना है कि भाई इनका नाम जैसे ही मुनीर साहब को पता चलता है, मुनीर साहब सारा काम वाम छोड़ के खुद को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं, खुद ही घर में बंद हो जाते हैं, और बाहर सिक्योरिटी 7 लेयर 5 लेयर की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। जैसे ही पता चलता है कि भाई नूर वली मसूद आपका जिक्र कर रहा था, तो भाई नूर वली मसूद है कौन? टीटीपी का जो मेन लीडर है, जो टीटीपी लीड कर रहा है, वो नूर वली मसूद है। अब नूर वली मसूद जैसे ही चर्चा करता है कि भाई मुनीर साहब आजकल कहां हैं, क्या कर रहे हैं, तो मुनीर साहब ऐसे परेशान होते, भाई हमारा नाम क्यों ले रहा है, क्या करने वाला है वो। और मैंने सुना है कि भाई कमरे उमरे में बंद हो जाते हैं और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, कॉन्वॉय में 10 गाड़ियां और जोड़ दी जाती है, 50 सैनिक और भर दिए जाते हैं कि भाई हमला हो तो तुम पे हो, कम से कम मैं बच जाऊं। ये नूर वली मसूद से मुनीर इतना खौफ क्यों खाता है दिनेश नैन सर? खौफ तो खाएगा ना विवेक, क्योंकि
टीटीपी ने अभी तो इनको अल्टीमेटम देना शुरू कर ही दिया है कि उनकी मेन लड़ाई जो है वो आर्मी के साथ है और आर्मी का जो बिजनेस है उसके खिलाफ। जी। अब देखा जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर से काफी कुछ सफाया करने के मूड में है। अब पाकिस्तान की जो जनता है, पहले देखिए विवेक, थोड़ा बहुत सोचती थी कि शायद उनकी सेना ही सब कुछ है, जो उनकी रक्षक है, बहुत इज्जत किया करते थे ये लोग। लेकिन पिछले साल 9 मई का हादसा जो हुआ, चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने किया हो या किन और बाकी लोग उसमें शामिल हो, लेकिन एक बात तो निकल के सामने जरूर आई है कि पाकिस्तान की जनता अब अपनी सेना पर भरोसा बिल्कुल नहीं करती। उनके सामने इनके काले चिट्टे सब खुल चुके हैं। देखिए अभी जैसे कि मेजर तूर बता रहे थे कि सीपेक के अंदर भी, तो सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्राधिकरण है, जो इसका संगठन है, इसका अध्यक्ष है कौन? उसके अध्यक्ष का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड अजीम सलीम बाजवा। बाजवा साहब है, अली सलीम बाजवा साहब है इसके इंचार्ज। तो यानी अगर वो इंचार्ज है तो कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएंगे, कट किसके पास से आएगा, और इनके महल कहां बनेंगे? और इसी बात से तंग होकर के देखिए चाइना ने यहां फंड देना बंद कर दिया। 30 से 35 बिलियन डॉलर तक लगाया और हाथ पीछे खींच लिए। रही बात टीटीपी की, देखिए टीटीपी ने अभी यह चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है और हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि टीटीपी की आइडियोलॉजी और अफगानिस्तान में बैठे तालिबान की आइडियोलॉजी अलग नहीं है। इनमें दो सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी तो यह है कि जैसे कि जो तालिबान अपना अफगानिस्तान में बैठा है, उसको अपने अफगानिस्तान देश से ही मतलब है, उसके अंदर ही वो शरीयत लॉ चाहता है, वो कानून चाहता है, उसको बाकी दुनिया में इसको फैलाना है या कुछ करना है, कोई मकसद नहीं। तो चूंकि जो टीटीपी के पठान या पश्तून हैं और वो पाकिस्तान की तरफ से हैं, पाकिस्तान के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने भी इस आइडियोलॉजी को लिया कि हम भी अपने देश के अंदर इस शरिया लॉ को लागू करें। और यही बात है कि उन्होंने कह दिया है कि हमारी एक ही डिमांड है कि हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पूरे पाकिस्तान को शरीयत लॉ पे आना पड़ेगा। अब मेरा निजी मानना यह है यहाँ पे विवेक जी कि देखिए, जब हमारे से पाकिस्तान अलग हुआ और जिन्ना साहब ने, जिनको ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इनके देश के अंदर उनको उनकी सब जगह फोटो लटका के रखते हैं, जिन्ना साहब ने अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए कि वो चीफ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। अगर हिंदुस्तान बना देता तो लिख लो पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को उकसाया और एक इलेक्शन किए जिसमें जमाते इस्लामी ने का भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन बात पते की यह है कि जिन लोगों ने डिमांड की थी जिन्ना के भड़काने पे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, यानी वो एरिया चाहिए जो मुसलमानों के लिए हो, वो ज्यादातर मुसलमान यूपी और बिहार से थे। उनमें से कोई नहीं गया, बहुत कम लोग गए। तो ये जो पंजाब का बंटवारा कर दिया गया और जो बाकी वहां पे जो सिंध का एरिया रह गया, दोनों को इन्होंने घेर लिया और बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया। ये कैसा पाकिस्तान बना? या इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं बार बार कहता हूं, इन लोगों का कहना है कि इस कलमे का नाम है पाकिस्तान। तो अगर इस कलमे का नाम पाकिस्तान है तो मैं मिर्जा साहब से भी पूछना चाहूंगा कि आप बताएं कि क्यों नहीं पाकिस्तान जो है शरीयत लॉ को कबूलता है? फिर क्यों ये टीटीपी से लड़ रहे हैं? क्यों नहीं इनको मुसलमानों के अंदर जाकर के और कहना चाहिए कि हां, हम मुसलमान हैं और हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम पूरे मुस्लिम देशों को साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और शरीयत लॉ को हम कुरान के मुताबिक मानने को तैयार हैं। फिर यहां पे आकर के ये लोग जो दाएं बाएं की बातें करते हैं, तो इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई आइडेंटिटी नहीं। इस पर मैं मिर्जा साहब का रिएक्शन लूंगा, लेकिन बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूं, मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि भाई लाला की दुकानदारी हो गई है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ ने हाल ही में दुनिया की ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की। 2024 में दुनिया की सैन्य शक्तियों में टॉप पर अमेरिका है, इसके बाद रूस और चीन का नंबर है। भारत को 4th स्थान मिला इस लिस्ट में। पाकिस्तान ने भी टॉप 10 में जगह बनाई। कमाल की बात यह है, और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर सेना है। वाह भाई साहब, फिर भी ये मार खा रहे हैं। 3,700 से ज्यादा टैंक हैं, 1400 से ज्यादा विमान है, 17 लाख सैनिक हैं, 6.5 लाख सक्रिय हैं, बाकी रिजर्व और पैरामिलिट्री हैं। भाई इतने ही तादाद में होने के बावजूद पिट क्यों रहे ये? अमजद मिर्जा साहब। एक भाई,
ये समझ, तू साहब मेजर साहब बैठे हैं, ये मुझसे बेहतर जानते हैं। जब फौजी लड़ता है ना, वो असला असला उसमें मैटर नहीं करता, जज्बा। असला नहीं, जज्बे से लड़ता है सिपाही। फौजी जज्बे से लड़ता है। तो ये इनके पास चाहे टैंक हो, चाहे जो मर्जी हो, चाहे जहाज हो, फाइटर हो, जब जज्बा ही नहीं है तो 90,000 फौजी ने बांग्लादेश के टाइम पे 71 में हथियार डाल दिए। जज्बा होता तो 90,000 कट मरते 90,000। एक फौजी जो होता है उसकी एक एक प्रेस्टीज होती है। जी वो सरेंडर करना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ही हैज टू लिव विद दैट टैबू ऑफ सरेंडरिंग। उससे बेहतर है कि वो मर जाए। जापानी हाराकीरी कर लेते थे। ये बेगैरत फौज है, ये कारोबारी फौज है, और इनकी वजह से आज पाकिस्तान हाई इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल डेट, ट्रेड डेफिसिट्स का बुरी तरह से शिकार है, जिसमें से ये निकल नहीं सकते। और बहुत नैरो इनका टैक्स बेस है, तो ये इतना टैक्स भी इकट्ठा नहीं कर सकते कि जो आईएमएफ मिर्जा साहब, एक और बात है कि चाइना का एक और एंगल इसमें पकड़ सकते हैं कि चाइना का एक बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट है यहां पर। तो क्या चाइना इनको बचाने आएगा? अभी कह रहे हैं बड़ा बड़े विमान, फाइटर जेट वेट इनको देने वाला है चाइना। देखिए, वो जेट वगैरह दे या जो भी है, वो तो पैसे कमाना का एक ढंग भी तो होता है ना, असला बेचना। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि चाइना को होश आनी चाहिए, और चाइना को पाकिस्तान से बातचीत करने के बजाय अब बीएलए से बात करनी चाहिए। अब उन स्टेक होल्डर से बात डायरेक्ट करनी चाहिए जहां से सी पैक का रास्ता गुजर रहा है, और उनको कहें ठीक है, आप अपना मुल्क आजाद चाहते हैं तो आप आजाद कर लें, हम आपके साथ फिर जब गवर्नमेंट बनेगी तो बात कर लेंगे। यही इनको, चाइना को इंडिया के साथ करना चाहिए, बजाय इंडिया के साथ मत्था लगाने के। ठीक है, इनको चाहिए कि ये इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, बॉर्डर इशू को इन द फेवर ऑफ इंडिया सॉल्व करें, उसके एज अ गुडविल जेस्चर। गिलगित बल्तिस्तान नहीं, वो तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। हमारे साथ इंडिया में आ जाए और बस। मोहसिन रजा खान जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन रजा खान साहब, बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका इंडिया डेली पर। मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा जनरल आसिम मुनीर के बयान को कोट करते हुए। उन्होंने कहा, दुश्मन भले ही कलह और डर फैलाने की कोशिश कर ले, हम पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अव्वल तो ये, और उसके बाद मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 2024 में टीटीपी के 1758 हमलों की रिपोर्ट है। इसमें 1284 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट है, 1661 पाकिस्तानी सैनिक घायल होने की रिपोर्ट है, 49 सैनिकों को बंदी भी बनाया गया, यह भी रिपोर्ट है। और 2007 में जब बैतुल्ला मसूद ने इस संगठन को बनाया था, तब से लेकर अब तक यह संगठन काफी मजबूत हो चुका है। तो क्या मुनीर साहब अभी तक रेस्ट कर रहे थे, अब जाकर वो एक्टिवेट हुए हैं कि अब टीटीपी को कंट्रोल करना है या बीएलए को कंट्रोल करना है, जब डैमेज हैज बीन डन? खान साहब, आपका माइक चेक कीजिएगा। खान साहब शायद म्यूट है, एक बार प्लीज चेक कीजिएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी बलूचिस्तान में परसों पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने 27 से दहशतगर्दों को जानब वासिल किया है, जो कि एक हमसाया मुल्क की हिमायत से, भारत की हिमायत से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। यहाँ मैं एक बात बताते चलूँ कि एक आपके एक पैनलिस्ट का कहना है कि सी पैक की सरबराही जो है जनरल आसिम बाजवा कर रहे हैं। उनको तो रिटायर हुए 4 साल हो गए। आपकी मालूमात तो 4 साल पुरानी है, जरा इन्हें रिफ्रेश कर लें और फिर सी पैक के मसले पे बात करेंगे। इस वक्त तो पाकिस्तान की फौज जो है, कल भी फौज का एक अहम इजलास हुआ है पेशावर में, और जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ लीडरशिप, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों के रहनुमा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान हैं वो मौजूद थे। और आर्मी चीफ को जो है पूरी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें उन्हें बताया गया कि पाकिस्तान की सरहदें बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तान ने ये बिल्कुल वाज़ेह किया तालिबान पे कि किसी भी सूरत में एक पाकिस्तानी के बदले में
पूरा अफगानिस्तान तबाह हो जाए, इसकी हम परवाह नहीं करेंगे। हाँ लेकिन पाकिस्तानी बाशिंदों को हर मुमकिन नहीं, तौफीक ठीक दिया बात है जाएगा। सर, वो तो मैं आपकी और बात ये से दहशतगर्दी की कार्रवाई वो किसी भी मुल्क की खान साहब, किसी भी मुल्क की कोशिश यही रहेगी कि वो आतंकवाद को कंट्रोल करे। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब इतने सैनिक मारे गए और जब इतने हमले हुए, अगर हम इसी 2024 की बात करें तो इस 2024 में तकरीबन आपके 1758 हमले हो चुके हैं, छोटे बड़े हमलों को मिला के, टोटल हमलों को अगर काउंट करें। इसमें स्नाइपर हमले, गोरिल्ला हमले, घात लगाकर हमले, ग्रेनेड हमले, आमने सामने वाला वॉर, जवाबी हमले, टारगेटेड हमले, आत्मघाती हमले, सब कुछ मिक्स है। तो मैं ये कह रहा हूं इतना लेट क्यों जागे, जब टीटीपी ने ऑलमोस्ट आपको तबाह कर दिया, बीएलए ने ऑलमोस्ट आपको तबाह कर दिया है, और वो टीटीपी तो पूरा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और बीएलए बलूचिस्तान क्लेम कर रहा है। नहीं, देखे पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ पूरी कार्रवाई शुरू से कर रहा है, 40 साल से जंग कर रहा है। और इस पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत का हाथ पूरा शामिल है। और अब भारत जाके अफगान तालिबान के साथ हाथ मिला रहा है सिर्फ पाकिस्तान को खराब करने के लेकिन लिए। खान साहब एक बात बताइए, लेकिन ये एबटाबाद में कभी अगर नहीं ओसामा होगा। बिन लादेन बैठा हुआ था तो भारत ने बिठाया था या आप लोगों ने बिठाया था? हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम और जो ये सब तमाम लोग हैं दुनिया के टॉप मोस्ट टेररिस्ट, वो कहां पाए जाते हैं? आपके घर में पाए जाते हैं। इसमें भी हमारा नाम लेंगे आप? जिनसे आप आज हाथ मिला रहे जी। हैं, उन्होंने इन टेररिस्ट को पनाह दी थी। नहीं, तकलीफ आपको इस बात की है, मैं मानता हूं कि भारत तालिबान थोड़ा करीब आया, तकलीफ आपको इस बात की है। हमें पता है कि भारत तालिबान के करीब क्यों आया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, हमारा इन्वेस्टमेंट है वहां, हमारा इन्वेस्टमेंट है वहां, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वहां पर, हम एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं वहां पर, हम तमाम चीजें चला रहे हैं, हम छोड़ के भाग थोड़ी जाएंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारा पर्पस है, हमारा नेबरिंग कंट्री है वो। आपका नेबरिंग कंट्री सिर्फ अफगानिस्तान इसलिए है कि वहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाई की जाए, वरना आपका तो नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। कर्नल दिनेश ने कुछ कहना चाह रहा है आपको जी। कर्नल दिनेश ने। मोहसिन साहब, टी स्क्वायर के अंदर एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर आपकी ये बहुत बहादुर सेना ने पिन पॉइंट टारगेट ले लेकर के खोपड़ियां उड़ाई, और अब आपके असीम जो के नाम मुनीर साहब हैं, ये अली अमीन गंदापुर को क्यों कह रहे हैं ये कि कोई कुछ करेगा तो हम ये कर देंगे? क्योंकि आपकी सेना ने ऑपरेशन जर्ब की तरह से पूरे पश्तून के अंदर बेचारे निहत्थे लोगों को मारना शुरू कर दिया है, और जब वहां से आवाजें उठ रही हैं तो वो डराने की कोशिश कर रहा है, ये कह के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अली अमीन गद्दापुर जो कि चीफ मिनिस्टर है वहां के, जब उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया उस बात में कि ये याद कर रखो कि डी स्क्वायर, मैं तो उसको अब डेथ स्क्वायर बोलता हूं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, डेथ स्क्वायर बोलते हैं हम लोग उसको। वहां पे जैसे आपने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई एक लोकतांत्रिक तरीके से एक पार्टी के ऊपर, और रही बात आपकी सेना की, मैं वापस रिपीट करूंगा मोहसिन साहब को, आप जाइए खुशदार के अंदर, जाइए जहरी के अंदर, उसके अंदर जेवी के आसपास के इलाके में किसका राज है अभी? ठीक है, जल्दी से मोहसिन रजा का जवाब लेते हैं। और आज जी, मोहसिन रजा का जवाब लेते हैं। क्या तालिबान में मासूमों की जान ली पाकिस्तान की सेना ने? मोहसिन रजा साहब, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? कश्मीर में तकलीफ है भाई, हमारे प्रधान हमारे भाई है। कर्नल दिनेश ने एक सेकंड उनका जवाब आने दिए, उनका जवाब आने दिए प्लीज। मोहसिन रजा को बोलने दीजिए प्लीज, काफी देर से जुड़े हैं। मोहसिन रजा साहब, लाखों कश्मीरियों को आपने शहीद किया है और वहां पे आप कश्मीरियों को आवाज नहीं उठाने दे रहे, मुसलमानों को आपने तंग किया हुआ है और गौ माता के नाम पे उनको भाई साहब आप कश्मीर, खान साहब कभी मौका मिले तो कश्मीर घूमने आइए, खान साहब कभी मौका मिले तो कश्मीर घूमने आइए, आपको एक से एक टनल घुमवाएंगे, आपको चिनाब ब्रिज घुमवाएंगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बना हुआ है, आपको श्रीनगर में मॉल में ले जाएंगे जहां पर आप मूवी देख सकते हैं बाकायदा, पीवीआर और सिनेमा हॉल्स में आपको मॉल ले जाएंगे, बहुत मजा आएगा। लाल चौक पर तिरंगे की लाइट में सजा हुआ आपको लाल चौक दिखाएंगे,
वो देखकर भी आपको बहुत मजा आएगा। एक सेकंड कर्नल दिनेश नैन प्लीज। मोहसिन रजा खान साहब, मोदी साहब मोहसिन रजा खान साहब, अब कश्मीर का एजेंडा खत्म हो चुका है, वहां से 370 भी खत्म हो चुका है, अब आप लोग मूव ऑन कीजिए। अब पीओके की बात हो रही है। आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भाई पीओके लेके रहेंगे। देश में भी एजेंडा खत्म हो गया है जी, आपकी, बांग्लादेश से भी छुट्टी हो गई है। नहीं मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं खान साहब। आपकी बांग्लादेश से भी छुट्टी हो गई है, अभी कश्मीर का मसला तो बाकी है। मोहसिन साहब पीओके का बाकी है। यहाँ पे ये नारे लग रहे हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। सुनो जरा, कान साफ कराओ अपने मोहसिन जी। वहां पे ये नारे लग रहे हैं, क्या गिलगित के अंदर लोग ये जल्दी से मेजर साहब के पास जा रहा हूं। वर्दी वाले दहशतगर्दी कर रहे हैं। आप लोगों ने जो है ना, ठीक है, मेजर साहब के पास जा रहे हैं। मेजर साहब, के मीरपुर से लेके बात पीओके की जल्दी एक छोटा सा रिएक्शन। मेजर साहब पालतूर, जल्दी से बात पीओके की। मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ धोखा हुआ है, कैसे जब यूएस अपने ऑपरेशंस कर रही थी तो पाकिस्तान ने अपनी जमीन यूएसए को दी थी कैरी आउट ड्रोन अटैक्स। इन्होंने तभी अपनी आवाम के साथ और लोगों के साथ धोखा कर लिया था। कोई आतंकवादी नहीं मारे जा रहे थे, बल्कि मैस किलिंग्स हो रही थी। जहां पे की शादियां हो रही थी, वहां पे एक आतंकवादी को मारने के लिए 400 लोग मारे जा रहे थे। तो इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खुद पैदा किया, उनके निहत्ते फैमिली मेंबर्स को मार के, उनके रिश्तेदारों को मार यानी के। कि तूर साहब अगर इसको आसान शब्दों में समझे तो ये वो भस्मासुर बन चुका है जो पाकिस्तान को भस्म करने की कसम खा चुका है। अब पाकिस्तान की सेना इसे कैसे निपटेगी, निपट पाएगी नहीं निपट पाएगी पता नहीं। बहरहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दर्शकों,